हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से भाई हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये समझिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का पोर्शन चल रहा है आपका पूरा का पूरा। ऑलरेडी मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया था कि 1 से लेकर के 16 तक का जो चैप्टर है ये पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल है। ओके, और अगर ये स्ट्रांग हो जाता है आपका तो जब हम लोग मशीन में इन करेंगे, पावर सिस्टम में इन करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको ये हेल्प करेगा। अभी चैप्टर नंबर 5 से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया जा रहा है। तो इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक का, इसका जो एमसीक्यूज का सॉल्यूशन था ये ऑलरेडी चैनल पे करवाया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इनके जो वीडियोस हैं ये आपके गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिए जाएंगे, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये एक न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो जब भी आप किसी न्यू टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको 2 चीज पता करना होता है। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर चाहे टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, कि अगर जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके अंदर हम लोग पढ़ते किसके बारे में है। ठीक है, इसके अंदर पढ़ना किस चीज के बारे में है। और सेकंड चीज, इसको पढ़ने के बाद हम लोग इसको यूज कहां पे करेंगे, यानी इसका आपको इंप्लीमेंट पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कहां पे यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे। ये 2 चीज अगर आपको पता चल जाएगा तो कभी भी आपको कोई भी टॉपिक बोरिंग नहीं लगेगा भाई। ओके, और क्योंकि अभी हम लोग एमसीक्यूज को एक तरीके से करवा रहे हैं तो यहां पे मैं ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। देखिए, अगर आप किसी भी बुक को उठाते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल कोई भी बुक उठा लीजिए, इस्फाक हुसैन का, वीके मेहता का या फिर अदर राइटर का, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट होता है आपके एक ही डेफिनेशन से कि करंट है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो वहां पे आप पढ़ेंगे द फ्लो ऑफ चार्ज या फिर कहिए द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट या फिर कहिए इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है भाई, चार्ज। ओके, तो जब भी आप चार्ज को पढ़ेंगे या फिर कहिए चार्ज का कॉन्सेप्ट कहां से आता है ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो अभी अगर हम लोग पूरे यूनिवर्स को देखें, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड को देखें तो उसमें आपका अर्थ भी आ जाएगा, राइट। तो अर्थ को ही अगर हम लोग देखें तो अर्थ पे आपके 2 चीज ही एक तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। एक तो आपका लिविंग थिंग है और दूसरा आपका नॉन लिविंग थिंग है। और इन सबको अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। और एटम को भी अगर आप जूम करके देखेंगे तो उसके अंदर आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। और जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन किया हुआ है उनको मैंने करीब 29 या 30 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर कहीं इंट्रोडक्शन ऑफ एटम के ऊपर दिया था। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, मॉडल जो बनाया गया है एटम का, खासकर एल्युमिनियम के लिए, ये काफी एक रफ मॉडल होता है भाई। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारा होता है, सेल हो गया, सब सेल हो गया, ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, उसमें आपका फिर इलेक्ट्रॉन का भी आपका लोकेशन होता है, उसमें आपको फिर क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग वो सब पे बात नहीं करेंगे, बस मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं। तो ये आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कारण ही, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के चलते आपका नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के चलते आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। और न्यूट्रॉन जो है आपका एक तरीके से न्यूट्रल होता है। तो जो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है, ये जो चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है ये हमेशा एटम से आता है। और एटम क्योंकि फंडामेंटल चीज है, फंडामेंटल चीज मतलब क्या हुआ कि इसी से सब चीज बना हुआ है। ओके, तो जब हम लोग चार्ज को पढ़ेंगे यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पढ़ेंगे, इसमें भी अभी एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये जो प्रोटॉन होता है भाई, ये प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर आपका फिक्स होता है। जैसे यहां पे मैंने न्यूक्लियस दिखाया है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के ऊपर नेट चार्ज 0, अब बचा क्या, प्रोटॉन, यानी इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्लस चार्ज रहेगा, इसलिए हम लोग न्यूक्लियस को पॉजिटिव से दिखाते हैं। और क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर फिक्स होता है और न्यूक्लियस हर एक स्टेबल एटम का क्या होता है, वो हमेशा
मतलब उसको तोड़ नहीं सकते हैं, कभी भी आप प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। अनस्टेबल एटम का न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है, वो हम लोग चेन रिएक्शन यानी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जब पढ़ेंगे उसमें होता है। ओके, तो आप कहेंगे कि प्रोटॉन जो होता है आपका फिक्स होता है, ये कभी भी मूव नहीं करेगा। अब इसमें बचा मूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को कैसे मूव करवाता है ये सब बेसिक इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था। जैसे अभी अगर आप देखेंगे ये जो थर्ड ऑर्बिट है जिसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं, इसमें आपका 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखाया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, फिर कहिए पॉजिटिविटी आ रहा है प्रोटॉन की चलते, तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हमेशा कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से। अगर अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो इन दोनों बीच में अट्रैक्शन होगा हमेशा। तो इस अट्रैक्शन को अगर हम लोग ब्रेक डाउन कर दें, जैसे मान लेते हैं इधर से मैं हाथ से पकड़ के इसको खींच लेता हूं, ओके, तो सीधी सी बात है ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ये बाहर निकलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे बाहर निकालते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। और एक मेटल की अगर बात करें, क्योंकि एल्युमिनियम अपने आप में एक मेटल है, तो मेटल में क्या होता है भाई, क्योंकि हम लोग भाई जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे ये डिजिटल बोर्ड में यूज कर रहा हूं, ये कहां पे यूज किया जा रहा है, जहां पे एक इंसान रह सके, सरवाइव कर सके। अब इंसान कितने टेम्परेचर पे सरवाइव करता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है हम लोग का, 27 डिग्री या फिर कहिए 25 डिग्री, राइट। ये हम लोग का क्या एक तरीके से फंडामेंटल टेम्परेचर है जहां पे हम लोग इजीली बिना कोई दिक्कत से रह सकते हैं। तो कोई भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या फिर इलेक्ट्रिकल आइटम यूज कर रहे हैं, वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। तो अभी जैसे अगर आप एल्युमिनियम का अगर आप देखें रूम टेम्परेचर पे, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी अगर आप मेटल ले लें, इसके लिए थोड़ा सा न्यू पेज पे आते हैं, तो ये रखा हुआ है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे मान लेते हैं आपका पीस ऑफ कॉपर है, ठीक है, या फिर कहीं एल्युमिनियम है, कोई भी आप मेटल ले लीजिए। तो हम लोग का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है, जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल है इस अर्थ पे, ये आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, तो इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर से अगर आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड को कंपेयर करेंगे तो ये काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर है, ठीक है। आपको कंपेयर करना भाई इससे, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो काफी ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है। यानी इसको अगर आप रेफरेंस लेकर के चलें तो ये जो 27 डिग्री होता है ये काफी हीटेड होता है, ये काफी हाई टेम्परेचर है। तो 27 डिग्री टेम्परेचर पर अगर आप रखेंगे तो एल्युमिनियम हो गया, फिर कॉपर हो गया, फिर कोई भी अगर आप ले लेते हैं एटम, ठीक है, एल्युमिनियम का यहाँ पे दिखा रहा हूं, तो जो वैलेंस बैंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है 3, ये 27 डिग्री, यानी क्योंकि नेचर ने ही इटसेल्फ इसको हीट कर रखा है, तो ये हीट सफिशिएंट होता है इस इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से बाहर निकालने के लिए। यानी आपको बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को खासकर मेटल से एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देना पड़ेगा। ओके, और ये क्योंकि आपका भाई 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो ये हमेशा क्या करे, जो भी हीटेड बॉडी होता है, भाई यहां पे मैं लिखता हूं, जो भी आपका हीटेड बॉडी होता है ये अपने अंदर से क्या करता है, हमेशा EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरीके से इमिट करता है, जिसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। हर एक EMR का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, जैसे मान लो F1 हो गया, F2 हो गया, F3 होगा। और मैंने आपको बताया था हर एक EMR का अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक के पास एक अलग अलग एनर्जी है। और मैंने आपको ये भी बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स में कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, यानी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाले EMR को ये एब्जॉर्ब करते हैं। और जैसे ही ये एब्जॉर्ब करेंगे तो ये एक्साइटेड मोड में हो जाता है। और एक्साइटेड मोड मतलब क्या, कि इनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ चुका है और उस एनर्जी को लेकर के ये हायर ऑर्बिट में एक तरीके से जंप करते हैं, यानी बाहर निकल जाएगा ये। ओके, तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया पूरा रिवीजन है। रूम टेम्परेचर पे किसी भी मेटल को अगर आप देखेंगे, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, उनमें ऑटोमेटिक इस टेम्परेचर के कारण क्या है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन बाहर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, ठीक है। अब क्योंकि ये पीस ऑफ मेटल है तो उसमें आपके क्या होंगे, बिलियंस ट्रिलियंस एटम्स होंगे। बिलियंस ट्रिलियंस एटम होने के चलते इसमें बिलियंस ट्रिलियंस फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे, यानी 10 इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा। ओके, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते कैंसल आउट हो जाएगा और ये
इस पीस ऑफ मेटल के अंदर आपको कोई भी करंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब क्या है कि बैटरी अगर आप लगा देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। बैटरी कुछ नहीं, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या कि इस प्लेट से आपने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, जबरदस्ती निकाल दिया है और इस बगल वाले प्लेट को दे रखा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जैसे आपको आयोन्स का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था कि जो एटम्स होते हैं ये अपने आप में न्यूट्रल होता है। जैसे मान लेते हैं एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन मान लेते हैं न्यूट्रल कब होगा, जब इसमें 13 प्रोटॉन है और 13 एक तरीके से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो अभी ये न्यूट्रल है, लेकिन मान लेते हैं इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, दान दे दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मात्र 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या एक पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है ना, यानी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आयोन्स। तो आयोन्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव कब होगा, जब ये किसी से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उस केस में ये -1 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ओके। तो वही चीज है भाई, ये बैटरी कुछ नहीं होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2 प्लेट यूज करते हैं। एक प्लेट से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन छीन करके, अगर इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इसलिए हम लोग पॉजिटिव प्लेट बना के दिखाते हैं। और जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन छीना है उसको हम लोग क्या करते हैं, बगल वाले प्लेट में डाल देते हैं, ठीक है। वो नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा और ये नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, जो कि जिधर मन रैंडमली जहां मन तहां एक तरीके से भटक रहे हैं, जैसे ही आप इसको अप्लाई कीजिएगा तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तरफ अट्रैक्ट करेगा ये, ओके। और क्योंकि अब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं करंट या फिर कहिए इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो अभी चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चलते ही चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है। और इस पूरे दुनिया में 2 चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव जो कि प्रोटॉन के चलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के चलते हैं। अब चार्ज को मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से स्टडी करते हैं। एक होता है आपका जब मोशन में हो, चार्ज जब मोशन में हो, चार्ज जब मोशन में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट। जैसे ये अपने आप में क्या एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे भाई करंट बहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो उसको हम लोग सेपरेटली स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग करंट बोल रहे हैं सीधे सीधे। और एक होता है कि जो आपका चार्ज होगा ये रेस्ट में होगा, यानी स्टैटिक में होते हुए भी हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये रुका हुआ रहेगा, उस केस में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग चार्ज के बारे में ही स्टडी करते हैं, लेकिन ये चार्ज कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक ना भाई। इसलिए इसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रो, मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी या फिर कहिए करंट। और किसके चलते, स्टैटिक चार्ज के चलते, यानी यहाँ पे जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, क्या होगा आपका, रुका हुआ रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में। और चार्ज में भी कौन सा, स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अब इसका यूज कहां पे है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद कहां पे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, थोड़ा सा मैं ये आइडिया दे देता हूं ताकि आपका यहाँ पे इंटरेस्ट बना हुआ रहे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करें, जो कि है आपका कैपेसिटर। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो कभी भी आप कैपेसिटर को डिजाइन नहीं कर पाते, क्योंकि कैपेसिटर कुछ नहीं भाई, ये आपका 2 प्लेट है, एक प्लेट और ये आपका दूसरा प्लेट। अभी क्या है, दोनों के अंदर क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब हर एक चीज अपने आप में क्या है, इस दुनिया में न्यूट्रल है, राइट। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज दोनों प्लेट में, ठीक है। यानी जब ये प्लेट न्यूट्रल है, यानी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, उस कंडीशन में ये हम लोग के लिए यूजलेस है। लेकिन अगर किसी तरीके से मैं इस प्लेट से मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन खींच लेता हूं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करवा सकते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, यहां से बाहर निकाल सकते हैं। अब किसी तरीके से, मतलब मान लेते मैंने हाथ से पकड़ के इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ठीक है, और खींच करके मैंने इसको जबरदस्ती डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया आपने, नेगेटिव चार्ज निकाल लिया, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज इसमें बचेगा, ओके। ये आपका पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा। और क्योंकि इसके अंदर आपका मेजॉरिटी क्या होगा,
जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है, और 8 नेगेटिव चार्ज था पहले से, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या कर रहा था, न्यूट्रल बना के रखा होता है इस प्लेट को। लेकिन मैंने यहां से क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन खींच करके इसके अंदर डाल दिया, तो अब क्या है, आपका 8 नेगेटिव चार्ज और आ चुका है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन तो हम लोगों ने ऐड किया नहीं, ऐड कर भी नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा न्यूक्लियस के अंदर फिक्स होता है। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये 8 नेगेटिव चार्ज कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पे 8 नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है, यानी ये प्लेट जो है आपका नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हुआ? और बैटरी में भी यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं भाई, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे ये एक पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है, नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है, यानी ये इटसेल्फ अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा और ये अपने आप में इटसेल्फ एक नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और आपको ये पता होना चाहिए, कहीं पे भी चार्ज अगर रखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं मेरे हाथ में एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है, तो कहीं पे भी आपका कोई चार्ज रखा हुआ है भाई, तो ये अपने आप में क्या करता है, इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस तरीके से लाइन से दिखाते हैं। ओके, और क्योंकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, तो नेगेटिव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये अंदर की तरफ दिखाया जाता है भाई, इस तरीके से दिखाया जाता है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इधर कोई अगर आपका चार्ज है, जैसे मान लेते इधर कोई पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन रखा हुआ है, एक सिंगल प्रोटॉन रखा हुआ है, तो इसको और इसमें इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि इसके ऊपर कभी भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इस प्रोटॉन को अगर हम लोग धीरे धीरे सरकाते हुए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे अगर आप लेकर के आइएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा अपने आप को, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां से कोई भी एक्सटर्नल चार्ज अपने ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स या फिर रिपल्सन का फोर्स महसूस करने लगे, वहीं से क्या होता है, उस पर्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो इमेजिनरी लाइन से मैंने इस तरीके से दिखाया है, और वही अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे मान लेते हैं प्रोटॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया जाता है बाहर की तरफ दिखाया जाता है हमेशा। और वही अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ रखा हुआ हो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और इधर मेरा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया जाएगा ये कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा। यहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, तो नेगेटिव में क्या हो रहा है, इन होते हुआ रहा है। देखिए पॉजिटिव से निकलता है तो यहाँ से मैंने पॉजिटिव की तरफ से निकलते हुए दिखा दिया, और नेगेटिव में इन करता है तो इन इस तरीके से दिखाया जाता है, यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। और बाकी आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ से निकलेगा और इधर आपका इन करेगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ पे आपका इन करेगा। क्लियर हो गया? अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है भाई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना रहा है, इसको हम लोग थ्योरेटिकल डेफिनेशन में बोलते हैं इन्फिनिटी तक ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे जो इन्फिनिटी वर्ड यूज किया गया है, इसके डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। ये जो इन्फिनिटी का जो डेफिनेशन होता है ये अलग अलग क्रिएचर्स के लिए अलग अलग हो जाता है। जैसे अभी मान लेते हैं एक छोटा सा चींटी है, ठीक है, चींटी मतलब आंट, राइट। तो एक छोटे से चींटी के लिए अगर मैं यहाँ पे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस दे दूं, तो ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस चींटी के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस से कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकता है। ओके, और वही अगर हम लोग एक इंसान की बात करें, तो इंसान के लिए जैसे हम लोग अर्थ से मून तक जा चुके हैं, तो अर्थ से मून तक का डिस्टेंस करीब 3 लाख किलोमीटर है, राइट। तो उसको अगर हम लोगों ने कवर कर लिया है ऑलरेडी, धरती से यानी पृथ्वी से अगर चंद्रमा तक इंसान पहुंच चुका है, तो हम लोगों के लिए इन्फिनिटी डिस्टेंस नहीं होगा। इन्फिनिटी डिस्टेंस क्या हो सकता है, जैसे अर्थ से नेपच्यून तक, क्योंकि नेपच्यून आपका सबसे बाहरी आपका एक तरीके से प्लैनेट है। ओके, यानी इन्फिनिटी का डिस्टेंस जो है अलग अलग क्रिएचर्स के साइज के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। जैसे अभी अगर हम लोग यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे आप इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं या फिर प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, तो प्रोटॉन अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 10⁻³ केजी, ये काफी ज्यादा छोटा है एक तरीके से, उसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं नेकेड आई से। तो इसके लिए यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक इन्फिनिटी का जो डेफिनेशन होगा वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर काफी बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के साइज के हिसाब से। ओके, तो जो ये आपका चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इन्फिनिटी तक बनाएगा, लेकिन इन्फिनिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे,
1 सेंटीमीटर या फिर कहिए 2 सेंटीमीटर, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2 सेंटीमीटर तक ही एग्जिस्ट करेगा या फिर 1 सेंटीमीटर तक ही एग्जिस्ट करेगा। तो इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि करोड़ों करोड़ों या फिर बिलियंस ट्रिलियंस किलोमीटर तक का इसका ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया भाई कि इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और चार्ज को पढ़ने के बाद हम लोगों ने कैपेसिटर डिजाइन करना सीखा है। और भी कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, जैसे लाइटनिंग अरेस्टर। ओके, लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर कैसे हम लोगों ने डिजाइन किया? सबसे पहले आपको लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट पता चला होगा। जैसे मान लेते हैं बादल है, क्लाउड है ये आपका। अब आपको पता होना चाहिए क्लाउड जो होता है भाई ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर के बनता है, और ये क्लाउड जब भी आप देखेंगे तो ये क्लाउड क्या होता है, हमेशा ट्रैवल करते रहता है, यानी जो छोटे छोटे बूंद हैं वो आपस में क्या होते हैं, घर्षण करते रहता है, अपने आप में टकराते रहता है, कोलाइड होते रहता है उनके बीच में। और मैंने आपको बताया कि हर एक चीज, एक छोटा सा वाटर ड्रॉपलेट्स भी क्या एक तरीके से एटम से मिलकर के बना हुआ है, यानी एटम का स्ट्रक्चर आप डिजाइन किए उसमें भी आपका क्या होगा, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जब वो कोलाइड करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर जंप करेगा। ओके, अब बाहर जैसे जंप करेगा इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी हम लोग दिखा सकते हैं कि एक बादल जो है अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज, यानी क्या है, इसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, लूज कर रखा है, किसी को दे रखा। मान लेते बगल वाला कोई क्लाउड है तो इसको इसने ज्यादातर इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब क्योंकि ये अपने आप में पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ को दिखाते हैं। ये हम लोग का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है। अब थोड़ा सा अर्थ के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो अर्थ होता है भाई ये इलेक्ट्रॉन के लिए एज अ सोर्स की तरह भी काम करता है और सिंक की तरह भी काम करता है। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक ओशियन का एग्जांपल लें, जैसे मान लेते हैं ये आपका अर्थ है, ठीक है, तो अगर आप मंगल ग्रह से, ठीक है, अगर आपने यहां पे मान लेते हैं 10,000 लीटर पानी पैसिफिक ओशियन के अंदर ऐड कर दिया, तो पैसिफिक ओशियन का जो लेवल है वो लेवल अभी भी कांस्टेंट रहेगा, लेवल के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। या फिर कहिए आपने 10,000 लीटर जो है पानी निकाल लिया पैसिफिक ओशियन से, फिर भी उसका जो लेवल होगा, वाटर लेवल जो होगा ओशियन का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये अर्थ जो है आपका, इसमें अगर हम लोग मान देते हैं 10,000 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग बाहर से डाल देते हैं, फिर भी ये अर्थ अपने आप में क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है। जैसे मैंने आपको आयोन्स का कॉन्सेप्ट दिया भाई कि जो एटम होते हैं, जैसे एल्युमिनियम का मैंने आपको बताया कि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन भी खो दिया तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, या फिर कहीं अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक तरीके से ले लिया किसी से तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। लेकिन अर्थ के साथ ऐसा नहीं होता है। अर्थ में क्या है कि अगर आप 10,000 20,000 ठीक है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड भी कर दे रहे हैं बाहर से ला करके, फिर भी ये एक तरीके से न्यूट्रल रहता है क्योंकि काफी बड़ा बॉडी है। या फिर कहिए अगर आप अर्थ से 10,000 इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं फिर भी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, यानी कभी भी ये आयोन्स नहीं बनेगा। यानी अर्थ जो होता है अपने आप में न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है। क्लियर हुआ? तो अभी इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है, और अर्थ क्योंकि सिंक की तरह काम करता है इलेक्ट्रॉन के लिए, या फिर कहीं सोर्स की तरह काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का भूखा भी है और इलेक्ट्रॉन ये दे भी सकता है किसी को, तो इनके बीच में भी क्या है, एक तरीके से एयर है। अब आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब ये जो एयर है हर एक इंसुलेटर का है, फिर कहिए एयर क्या एक तरीके से इंसुलेटर है, तो हर एक इंसुलेटर का एक डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ना भाई कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक ही क्या करेगा, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा खासा हो गया जिसपे ये एयर आयोनाइज्ड हो गया। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक तरीके से, यानी एयर का जो भाई एयर का क्या है, ऑक्सीजन आप ले लिया, एयर मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें बहुत सारे एटम्स है, जैसे नाइट्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है, आर्गन का भी है। ओके, तो आयोनाइजेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, यानी वो चार्ज बन जा रहा है, आयोन्स बन जा रहा है एक तरीके से। आयोन्स क्या होता है, एक तरीके से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी अब ये इंसुलेटर की तरह काम नहीं करेगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे एक तरीके से आयोन्स हो गया, यानी ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, तो पूरा जो चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो बना हुआ है ये कोलैप्स करके पूरा कहाँ चला जाएगा,
अर्थ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग डिस्चार्ज। तो ये जो यहाँ पे चार्ज है भाई, ये क्या था? स्टैटिक चार्ज था ना, ये रुका हुआ चार्ज था एक तरीके से। ओके, तो जब आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कैसे समझा? क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक तरीके से नॉलेज था, तो इसको समझने के बाद ही आप क्या कर रहे हैं? लाइटनिंग अरेस्टर एक तरीके से डिजाइन कर पा रहे हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। सर्दी के टाइम में अगर आप टोपी पहन देंगे, ऊन वाला टोपी, तो उसको आप निकालेंगे तो बाल आपका पूरा खड़ा खड़ा हो जाएगा। या फिर कहिए चेयर पे अगर आप बैठेंगे, प्लास्टिक का जो चेयर होता है, ये जैसे बाल है हाथ का, ये पूरा पूरा खड़ा हो जाएगा। या फिर कंघी को आप रब करेंगे और उसको अगर आप ये कागज़ से चिपकाएंगे तो कागज़ चिपकने लगेगा। या फिर बैलून को अगर आप रब करेंगे तो उसमें आपका फिर से कागज़ चिपकने लगेगा। तो ये सब क्या है? आपका स्टैटिक चार्ज का एक तरीके से एग्जाम्पल है। एक और मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, पावर सिस्टम को लेकर के है। जैसे हम लोग का जो ट्रांसमिशन लाइन होता है भाई, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, इनका हाइट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका टावर है और यहाँ से आपका वायर जा रहा है। ठीक है, हेल्दी कंडीशन में इसके अंदर क्या होगा? इस वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस तरीके से, मतलब प्रोटॉन हर जगह होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आपका इस तरीके से मान लेते हैं इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी पावर एक तरीके से यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हुआ? मान लेते हैं थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ और यहाँ पे ऊपर में आपका एक तरीके से बादल बन गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि बादल जो है आपका छोटे छोटे बूंद से बना हुआ है, तो मान लेते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण, कोलिजन के कारण ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, अब ये जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बन गया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, फिर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक तरीके से पाउज हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब जैसे ही ये बादल कोलैप्स होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक बगल में एक और नेगेटिव बादल दिखा देता हूं, तो इनके बीच में एयर अगर मानते आयोनाइज हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा? क्लाउड टू क्लाउड डिस्चार्ज कर जाएगा। यानी जब ये बादल एक तरीके से डिस्चार्ज होगा, यहां से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन होल्ड हो रखा था वो अचानक से फिर से फ्लो हो जाएगा आपके सिस्टम में। तो इसके चलते क्या देखने को मिलेगा? तो जो रिसीविंग एंड है, फिर जो सेंडिंग एंड है, वहां पे एक सर्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी अगर आपका हेल्दी में इस तरीके से वेव बन रहा था करंट का, ओके, या फिर कहिए तो यहाँ पे आपको सर्ज दिखाने के लिए, जब ये डिस्चार्ज होगा, बादल यहाँ से जब खत्म होगा, तो ये अचानक से कुछ इस तरीके का पी की नेचर शो करेगा आपको, तो हम लोग बोलते हैं सर्ज। ठीक है, तो इसका भी एक तरीके से हम लोगों ने सॉल्यूशन कैसे निकाला? जब हम लोग को स्टैटिक चार्ज के बारे में आइडिया लगा, तभी हम लोग इस तरीके से इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग इसके अंदर पूरा चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज जब भी आएगा, भाई, जहां पे भी आप चार्ज वर्ड यूज कर रहे हैं, वहां पे एक साइंटिस्ट का नाम जरूर आएगा, जो कि आपका कूलॉम्स लॉ। ओके, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के बारे में बताया कि अगर दो चार्ज है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है, अपोजिट चार्ज है, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और वही अगर सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ये इनका फर्स्ट लॉ था। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो थर्ड आदमी पूछेगा ना, कितने ताकत से ये रिपेल कर रहा है, धक्का दे रहा है, फिर कितने ताकत से, कितने फोर्स से एक दूसरे को नजदीक लाने की कोशिश कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इनका जो सेकंड लॉ था, उसमें इन्होंने बताया है फोर्स के मैग्नीट्यूड को, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, यानी Q1 Q2 के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस जो है, उनके ऊपर। ठीक है, R², यानी R यहाँ पे क्या इनके बीच का डिस्टेंस है। अब दोनों को अगर आप मर्ज करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज डिवाइडेड बाय आपका जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ऊपर। और जब हम लोग सिंबल को रिमूव करेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। क्लियर? अब यहां पे ये जो K है भाई, इस K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन ER।
ओके, अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आता है कि ई नॉट क्या है और ई आर क्या है। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जो ई नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, और ये जो ई आर है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब परमिटिविटी अगर आपने नाम सुना है तो अगेन यहां पे एक और नाम हिट करेगा आपके दिमाग को, ये है आपका परमिएबिलिटी। ओके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन भी हम लोगों ने पोस्ट किया था चैनल पे, 50% लोगों ने गलत जवाब दिया था। परमिएबिलिटी यानी इसमें भी आ जाएगा एक एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट, और एक हो जाएगा आपका रिलेटिव, यहाँ पे शॉर्टकट लिखता हूँ, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके, इसको हम लोग म्यू आर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो परमिटिविटी पढ़ना होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, और ये जो परमिएबिलिटी होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म के अंदर। अब इन दोनों को हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहां से जो एमसीक्यूज बन रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो क्वेश्चन बन रहा है भाई, 20 से 25 क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ ये रिलेटिव परमिटिविटी को लेकर के ही पूछा गया। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कभी भी। सबसे पहले एक चीज समझिए, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाई कि जब आप 12th करते हैं ना, 12th का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया या फिर कहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। ठीक है, जिन्होंने डायरेक्ट पॉलिटेक्निक करके बीटेक किया होगा या फिर कहिए 10th करके डायरेक्ट पॉलिटेक्निक किया हुआ है, 12th किया नहीं है, तो उनका ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वीक रहता है, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता और जो सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है वो काफ़ी ऊपर ऊपर होता है। ओके, तो अभी देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग 12th क्लास की बात करें, फिर किसी भी बुक की बात करें, फिजिक्स में या फिर कहीं बेसिक इलेक्ट्रिकल में, तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी जब भी सीक्वेंस, जब इंडेक्स देखेंगे बुक का, तो सबसे पहले आपका आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के बाद आपको दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप क्या कर ले रहे हैं, चार्ज के बारे में स्टडी कर ले रहे हैं। ठीक है, और चार्ज दोनों तरीके से आप स्टडी कर ले रहे हैं, मोशन में भी और रेस्ट में भी। तो जब आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या कि एक वायर है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, सीधी सी बात है, अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। राइट, तो जब आप भाई चार्ज को देखिए, ये क्या है, ये सब फंडामेंटल, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, चार्ज इमोशन, सब फंडामेंटल है। जब फंडामेंटल को समझ जाएंगे तभी तो आप डिराइव्ड पे आएंगे। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, ये चार्ज का डिराइव्ड चीज है। ठीक है, यानी चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होगा, जहां पे भी करंट होगा वहां पे आपका मैग्नेट बनेगा, और क्योंकि ये मैग्नेट करंट के चलते बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से बन रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम लोग ये दोनों है क्या, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी है क्या, इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले परमिएबिलिटी को मैं एक तरीके से एनालॉगस देकर के समझाता हूं, ताकि आपका परमिटिविटी भी आपका क्लियर हो जाए। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं भाई। ठीक है, अपोजिट किस सेंस में होते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हम लोग का कॉन्सेप्ट चल रहा है परमिएबिलिटी को लेकर के, परमिएबिलिटी। देखिए, मान लेते हैं केस 1 में एक मेरे पास स्टोन है। ठीक है, पत्थर है। ओके, स्टोन, कौन सा स्टोन, जैसे आप नदी में जाएंगे कभी भी, तो नदी में जो बड़ा बड़ा स्टोन होता है किनारे किनारे, फिर कभी भी आप बालू ये सब देखेंगे जो हम लोग घर में बनाने के लिए यूज करते हैं प्लास्टर में, उसमें देखिए छोटा छोटा जो पत्थर होता है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये मान लेते मेरे पास स्टोन है। अब स्टोन के ऊपर अगर मैं पानी डालूं, ठीक है, पानी एक तरीके से मैं स्प्रिंकल कर रहा हूं, तो भाई इस स्टोन के अंदर ये पानी का जो छोटा छोटा बूंद है कभी भी अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। यानी इस वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए, ओके, वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए ये जो स्टोन है ये पूरा पूरा ब्लॉकेज का काम कर रहा है, इसको आने नहीं देगा कभी भी। ओके, यानी इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, वाटर के लिए ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल जीरो है। अब हम लोग केस 2 में आते हैं।
केस 2 में मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते कुछ इस तरीके का मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, इसमें छोटा छोटा होल है, यानी जैसे गमला होता है ना फ्लावर पॉट, उस तरीके का समझिए। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सॉइल ऐड कर रहा हूँ भाई, मिट्टी डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट केस में हम लोगों ने स्टोन लिया है, सेकंड केस में मिट्टी लिया हुआ हम लोगों ने, ओके। अब इस मिट्टी के अंदर जब सेम अमाउंट ऑफ वाटर को डालेंगे तो सीधी सी बात है इसके अंदर पानी क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग पानी, ये जो छोटे छोटे होल्स हैं वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं ये जो सॉइल आपने यूज़ किया है, इस सॉइल के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने का ज़्यादा कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू स्टोन के मुकाबले। और वही अगर हम लोग केस 3 की बात करें तो यहाँ पे अगेन सेम आपका इस तरीके का कंटेनर है, इसके अंदर मैं बालू भर दे रहा हूँ, सैंड, ठीक है। ये आपका सैंड भरा हुआ है। तो इस केस में जब आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स को डालेंगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 100% पानी जो है पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए ये स्टोन ब्लॉकेज का काम कर रहा है, अंदर आने नहीं दे रहा है, स्टोन के अंदर घुस ही नहीं पा रहा है। सॉइल जो है आपका कह सकते हैं 70% या 60% एक तरीके से एब्जॉर्ब मतलब आने दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी है। और वही सैंड की अगर बात करें तो आपका 100% क्या एक तरीके से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए, यानी पूरा पूरा अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो परमिएबिलिटी का मतलब होता है भाई कि कितने आसानी से कोई भी चीज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर दूसरे बॉडी के अंदर एक तरीके से इन कर जाता है, ठीक है। इसको अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं केस 1 में हम लोग यहां पे एक एयर कोर यूज कर रहे हैं, ठीक है, एयर कोर सोलेनॉइड, यानी ये कुछ इस तरीके का मान लेते हैं मेरे पास एक कॉइल था 50 टन का और इसको मैंने यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई कर दिया और इधर मैंने नेगेटिव अप्लाई किया। सीधी सी बात है भाई, क्या करेगा, इनके बीच में एयर कोर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, एयर है एक तरीके से इनके बीच में, ओके। तो करंट आपका क्योंकि ऐसे आएगा तो अब हम इस तरीके से ला लेनी, इधर आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा और इसमें मान लेते हैं आपका 10 वेबर का एक तरीके से बन रहा है, क्लियर। अब सेकेंड केस में मैं क्या कर रहा हूँ, केस 2 में भाई यहाँ पे एज अ मीडियम क्या यूज किया आपने, एयर, ठीक है, यहाँ पे एयर है एक तरीके से। अब ना सेकंड केस में क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग सेम कॉइल को यूज कर रहे हैं, यानी इसमें 50 टन है तो यहाँ पे 50 टन है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा चीज में ऐड कर दे रहे हैं। मान लेते हैं इसमें मैंने एक आयरन कोर ऐड कर दिया, लोहे का एक टुकड़ा ऐड कर दिया, इसके अंदर आपका 50 टन है, ठीक है। मतलब कॉइल सेम है और पोटेंशियल यानी बैटरी मान लेते 2 वोल्ट का था तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट ही यूज करेंगे, ओके। यानी सब चीज सेम है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बस मीडियम को चेंज कर दिया है। अब मीडियम क्या है हम लोग का यहाँ पे, आयरन, ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, आयरन कोर सोलेनॉइड। अब आयरन डालने से यहाँ पे क्या होगा, अगेन आपका करंट इस तरीके से फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे भाई जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो बनेगा वो 10 वेबर से हमेशा अधिक बनेगा। जैसे मान लें यहाँ पे 12 वेबर बन गया, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आयरन के टुकड़े को यानी इस लोहे को ऐड करने से ऐसा क्या हुआ इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि ये 12 वेबर एक तरीके से फ्लक्स बना रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, इस आयरन को यहाँ पे मैं एक तरीके से जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। अब क्योंकि आयरन है तो सीधी सी बात है, जूम करके देखेंगे तो क्या होगा, ये भी छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना हुआ होगा। और अगर आप एटम को देखेंगे तो एटम का जो वैलेंस बैंड है इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक तरीके से गोल गोल घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर एक तरीके से स्पिन कर रहा है तो सीधी सी बात है वो करंट भी एक तरीके से बना रहा होगा, और कहीं पे भी करंट है तो सीधी सी बात है वो अपना एक तरीके से छोटा सा स्मॉल एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा होगा, राइट।
भाई अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मोशन में है, तो सीधी सी बात है करंट बनाएगा। करंट है कहीं पे भी तो सीधी सी बात है आपका वहां पे क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा, नहीं मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो एक एटम के चलते एक छोटा सा जो फ्लक्स बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। इसको हम लोग जैसे नॉर्थ साउथ हर जगह नहीं दिखाएंगे ना, इसको हम लोग दिखाने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से एरो, क्योंकि एरो क्या बताता है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, इसको बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। डाई मतलब क्या होता है, दो। भाई पोल हमेशा दो ही होता है ना, नॉर्थ साउथ, समझ गए। तो डाइपोल मतलब इस तरीके से आपका ये दिखाया जाता है। मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कभी भी एटम से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं कि बिलियंस ट्रिलियंस इसके अंदर एटम है, उसको हम लोग डाइपोल से एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें आपका कुछ इस तरीके का डोमेन बना होता है। डोमेन आप कह सकते हैं छोटा छोटा घर, ओके। और हर एक डोमेन में आपका जो डाइपोल होगा, क्योंकि ये पूरा पूरा एटम से मिलकर के बना हुआ ना भाई, तो हर जगह आपका क्या होगा, इस तरह छोटा छोटा डाइपोल बना होगा। तो जो डाइपोल होता है ये जहां मन तहां अलाइंग होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें इस तरीके से अलाइंग है तो इसके जस्ट अपोजिट वाले में इस तरीके से अलाइंग होगा, ओके, अपोजिट साइड में। अगर इसमें ऊपर की तरफ है तो इसमें आपका नीचे की तरफ होगा। इसमें अगर ऐसे है तो इसमें आपका ऐसे होगा, ठीक है। इसमें अगर मान लेते हैं इस तरीके से है तो इसमें आपका जस्ट अपोजिट इस तरीके से होगा। यानी जब ये लोहे का टुकड़ा कहीं पे भी रखा हुआ है, ऐसे फेंका हुआ है कहीं पे भी, तो इसमें जो डाइपोल का इस तरीके से अलाइनमेंट होता है कि हर एक डाइपोल एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है, ठीक ना भाई। जैसे ये वाला किसको कैंसल आउट कर देगा, इसको कैंसल आउट कर, क्योंकि ऊपर है नीचे है, ठीक है। यानी ये दोनों एक दूसरे कैंसल आउट कर देगा, ठीक है। ये वाला एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, ये वाला एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, ये एक वाला एक तरीके से दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। यानी यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा ये जीरो देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक काफी यूनिक चीज होता है कि जब इस पीस ऑफ आयरन को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जैसे मान लेते हैं, वेट अ मिनट, देखिए यहां पे मान लेते हैं भाई ये नॉर्थ पोल था और इधर मेरा साउथ पोल था, ठीक है। ये बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। अब इसका जो मेन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, नॉर्थ से होते हुए साउथ की तरफ, समझ रहे हैं, नॉर्थ से होते हुए साउथ की तरफ ऐसे जा रहा होगा अपना मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने क्या कर रखा है, बीच में ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी एक लोहे का टुकड़ा रख दिया है, घुसा दिया है इसके बीच में। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखने के कारण इसके अंदर जो डोमेन था, जो जहां मन तहां रैंडमली अलाइन था और एक दूसरे को कैंसल आउट करने के नेचर में अलाइन था, अब क्या होगा, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते ही ये सारा का सारा जो डोमेन डाइपोल था इसके अंदर, ये पूरा पूरा डाइपोल जो होगा ये आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। क्लियर हुआ। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लेते हैं भाई 10 वेबर का था, तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो डाइपोल थे ये भी आपका क्या हो गया, मेन या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में अलाइन हो गया। तो इस पीस ऑफ आयरन के चलते भी क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो वही है यहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा 2 वेबर बन रहा है ना, ठीक है, ये किसके चलते बन रहा है, यहाँ पे जो आपने आयरन कोर यूज किया और आयरन कोर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के चलते इसके अंदर का जो डाइपोल था वो पूरा पूरा एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गया, उसके चलते यानी ये अपने आप में क्या कर रहा है, ये खुद का अपना एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से बनाने लग रहा है। ओके, तो यही था केस 1 में जब आपने यहाँ पे एयर कोर यूज किया तो यहाँ पे आपको 10 वेबर देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे आयरन यूज किया, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के चलते आपका ये ऑटोमेटिक अलाइन हो जाता है उसी डायरेक्शन में, यानी ये क्या होगा 10 के साथ ऐड हो जाएगा, यानी ऐड अप कर देता है। तो परमिएबिलिटी का मतलब क्या है भाई, कि किसी भी पीस ऑफ मटेरियल को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के चलते कितना आसानी से इसके अंदर का जो डाइपोल है वो भी क्या हो जा रहा है, मैग्नेटाइज्ड हो जा रहा है। ओके, यानी उसी के डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहा है, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी।
अगर कोई पीस ऑफ मटेरियल है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास 3 तरीके का आयरन है। एक आयरन है जो कि 100% आयरन है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, ठीक है। एक मान लेते हैं आयरन प्लस इसमें आपका मान लेते हैं कुछ और भी, जैसे कुछ यूजलेस इम्प्योरिटीज ऐड है, जैसे मान लेते हैं इसमें आपका समथिंग यहाँ पे मान लेते हैं कुछ एलॉय ऐड किया हुआ हम लोगों ने डायमैग्नेटिक मटेरियल का, तो ये मान लेते हैं आपका 80% ही क्या एक तरीके से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और मतलब इस 100% आयरन के लिए क्या है कि अगर आप 0.005 वेबर का भी अगर फ्लक्स आप अप्लाई करेंगे ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप इतना वीक भी अप्लाई करेंगे, फिर भी ये जो आयरन के अंदर का जो डाइपोल है वो अलाइन हो जाएगा। यानी कम से कम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के चलते अगर किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज हो जा रहा है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि उसका जो परमिएबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब ये सेकंड केस में जो आयरन लिया जिसमें इम्प्योरिटीज है, उस केस में अगर आप इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे ये मैग्नेटाइज्ड नहीं होगा। ओके, इसलिए हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं, पारामैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। परमिएबिलिटी कुछ नहीं भाई कि कितना ईजिली ये जो अपने एक्सटर्नल में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसके चलते अंदर का यानी लोहे के अंदर का जो डाइपोल है वो कितना जल्दी अलाइन हो जा रहा है, कितना सेंसिटिव है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के। जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा, मतलब हल्का सा भी आप फ्लक्स दे रहे हैं अंदर का पूरा अलाइन हो जा रहा है, मतलब क्या हुआ, इसका परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो परमिएबिलिटी क्या करता है, वापस आते हैं हम लोग, देखिए जो यहां पे मैंने वर्ड यूज किया भाई परमिएबिलिटी, ये परमिएबिलिटी क्या करता है, आपके मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा इनहेंस करता है, बढ़ा देता है, ऐड कर देता है। ओके, अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे भाई मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे देखिए इसको फिर से समझाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया ना एब्सोल्यूट, अभी तो परमिएबिलिटी का मैंने बस मतलब समझाया, अब हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का मतलब समझते हैं। ये क्या होता है परमिएबिलिटी, इसको हम लोग म्यू नॉट से दिखाते हैं। तो ये कुछ नहीं भाई, ये हम लोग एयर के लिए या फिर कहिए वैक्यूम के लिए इसको हम लोग एज अ रेफरेंस लेकर के चलते हैं। रेफरेंस कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप मार्केट जा रहे हैं और आपको सब्जी लेना है, 1 केजी आलू लेना है भाई, ठीक है। तो हर एक जगह आपने इस तरीके का तराजू देखा होगा, मैनुअल तराजू इसको हम लोग बोलते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लोहे का 1 केजी का वेट रखते हैं, ठीक है। अब ये जो 1 केजी का वेट है भाई, ये रेफरेंस है मेरे लिए, और इसी के सहारे हम लोग इसमें आलू डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, जब तक डालते जाएंगे जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए। ओके, जैसे ही बैलेंस होगा हम लोग कहेंगे कि ये मेरा 1 केजी आलू है। तो इसको मेजर करने के लिए आपको एक रेफरेंस लेना पड़ रहा है ना। इस दुनिया में भाई कोई भी चीज अगर आप मेजर करना चाहते हैं ना, जैसे लेंथ हो गया, ठीक है, या फिर कोई रेस कर रहे हैं, ठीक है, रेस भी होता है, तो भाई एक पॉइंट को हम लोग मेंशन करते हैं ना, यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं कि रेस जो है आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होगा, इस खंबे से स्टार्ट होगा, इस पेड़ से स्टार्ट होगा, या फिर यहाँ पे जो चूना गिराया गया यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको एक रेफरेंस लेना होगा, वहीं से आप कोई भी चीज मेजर कर सकते हैं। फिजिक्स में जब आप फर्स्ट टॉपिक पढ़िएगा यूनिट एंड क्वांटिटी, ठीक है भाई, उसके अंदर आपका ये सब पूरा पढ़ना होता है। तो एक रेफरेंस चाहिए जिससे कि आप मेजर कर सकें कि ये 1 केजी है, 2 केजी है, 3 केजी। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैं अभी अपने रूम में खड़ा हूँ एक तरीके से, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से खड़ा रहूँगा, अगर मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड है तो उसको मैं पूछूंगा मैं मोशन में रेस्ट में, तो बोलेगा आप रेस्ट पे हो क्योंकि आप स्टैटिक हो, रुके हुए हो। लेकिन वही अगर कोई आदमी मून से देख रहा होगा मुझे, अब मून से अगर देख रहा, सीधी सी बात है, अर्थ घूम रहा है अपने आप में, ठीक है, अर्थ अपने आप में घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे कोई आदमी मून पे है, तो सीधी सी बात है, अगर अर्थ घूम रहा है तो उसको लगेगा मैं भी घूम रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाऊंगा, मोशन में हो जाऊंगा। यानी मून से अगर आप देख रहे हैं अर्थ को, या फिर अर्थ से अगर आप मून को देख रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या है, एक तरीके से ये मोशन में है। यानी रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि कहाँ से आप किस चीज को देख रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज है रिलेटिविटी, मतलब कोई भी चीज अगर आपको मेजर करना है भाई, तो वहां पे एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने परमिएबिलिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, जैसे लोहे का परमिएबिलिटी बहुत अच्छा है, तो किसके मुकाबले अच्छा है, ठीक है,
रेफरेंस लेना पड़ेगा ना कंपेयर करने के लिए, तो हम लोग वहां पे हमेशा एयर या फिर कहिए वैक्यूम को एज ए रेफरेंस लेकर के चलते हैं। ओके, यानी हर एक चीज को हम लोग कहां से नापेंगे, कहां से मेजर करेंगे, उसका परमेबिलिटी अच्छा है, खराब है, बहुत अच्छा है, किससे, एयर से, नहीं तो फिर वैक्यूम से। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, यानी हम लोग का क्या है, एक तरीके से एक रेफरेंस वैल्यू है, यहीं से नापेंगे, यहीं से मेजर करेंगे कि अदर ऑब्जेक्ट का, आयरन हो गया, स्टील हो गया या फिर कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसका परमेबिलिटी अच्छा है या फिर खराब है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक हमेशा फिक्स्ड वैल्यू होता है, 4 पाई समथिंग होता है, 10⁻⁷, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आई होप कि ये समझ में एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होता है। अब आता है रिलेटिव परमेबिलिटी पे, यानी अब ये मेरा क्या हो गया, रेफरेंस हो गया, इसी से हम लोग हर एक चीज को कंपेयर करके ये बताएंगे कि अच्छा है या खराब है। तो म्यू आर, ठीक है, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये क्या होता है, हमेशा हम लोग एयर को नीचे रखेंगे, ठीक है, यानी जो आपका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी था, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एयर या फिर वैक्यूम के लिए, ये हमेशा नीचे रहेगा, और यहां पे रखते हैं हम लोग म्यू मीडियम, मतलब कौन सा आप मीडियम यूज कर रहे हैं, आयरन यूज कर रहे हैं, स्टील यूज कर रहे हैं, सिलिकॉन यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं आप। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा परमिटिविटी के ऊपर आते हैं, वहां पे आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ नहीं रहे तो अपने टॉपिक के अंदर रहेंगे भाई, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी आप समझिए बस, ये मेरा रेफरेंस है, इसी से हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे आप स्कूल में अगर आप नंबर ला रहे हैं, पांच सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट 500 का है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं परसेंटेज, जो आपका टोटल सब्जेक्ट का नंबर हो गया, 5 सब्जेक्ट और 100 नंबर का, तो कितना हो गया, टोटल मार्क्स कितना हो गया, 500। तो 500 आपका क्या है, रेफरेंस है, 500 में से आप कितना ला रहे हैं, 400 ला रहे हैं या फिर 300 ला रहे हैं, फिर 200 ला रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि आपका जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, यानी जिसको आपने रेफरेंस लिया उसको हमेशा नीचे रखते हैं, और मीडियम जो है आप आयरन यूज कर रहे हैं, CrGO आपका जो होता है एक CrGO कोल्ड रोल्ड गोल्ड ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील करके आता है ना, तो ये सब क्या है आपका अलग अलग मीडियम, और अलग अलग मीडियम के लिए हुआ परमेबिलिटी अलग अलग हुआ, और परमेबिलिटी अलग अलग हुआ तो उसी लेवल से आपका क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को इनहेंस करेगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं परमिटिविटी के ऊपर। देखिए परमिटिविटी के ऊपर आते हैं थोड़ा सा। परमेबिलिटी क्या करता है, परमिएबिलिटी क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स को या फिर मैग्नेटिक फील्ड को इनहेंस करता है भाई, ठीक है, बढ़ा देता है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं परमिटिविटी के ऊपर। अब परमिटिविटी पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 टर्म आएगा, एक आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी जिसको हम लोग रेफरेंस बोलेंगे, इसी से हम लोग मेजर करेंगे, और एक हो जाएगा आपका रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो सबसे पहले परमिटिविटी को मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखिए जैसे मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे 2 चार्ज है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में इन कर चुके हैं फिर से, तो अगेन चार्ज का कॉन्सेप्ट मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे मान लेते हैं Q2 ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इनके बीच में सेपरेशन है, मान लेते हैं इनके बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है ये d मीटर का या फिर r मीटर का, कुछ भी लिखना आप लिख सकते हैं। तो इनके बीच में जो सेपरेशन है अभी भाई, ये सेपरेशन के चलते क्या मान लेते हैं एयर है, इनके बीच में 2 चार्जेस के बीच में अभी जो सेपरेशन मीडियम है ये एयर है, ठीक है, एज ए एयर यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो सीधी सी बात है अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। अब कितने फोर्स अट्रैक्ट करेगा तो ये भी हम लोग को पता है, ये हो जाएगा आपका Q1 Q2, और K की जगह आपको ऑलरेडी पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन ER, और यहाँ पे हो जाएगा जो डिस्टेंस है, d मीटर यूज किया तो d मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इतने फोर्स से ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इस एयर को लेकर के, यानी इन 2 टर्म्स के ऊपर। देखिए जो E0 होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी, ठीक है, और ये वर्ड यूज किया जाता है एब्सोल्यूट, यानी मेजर करने के लिए। रेफरेंस होगा मेरा, ये किसके लिए लेंगे, एयर के लिए और वैक्यूम के लिए, दोनों में से किसी एक को लिया जाता है, ठीक है ना भाई। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, अब सीधी सी बात है, ये एयर या फिर वैक्यूम हर जगह कांस्टेंट, हर जगह सेम है, तो इसका जो वैल्यू होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका रेफरेंस, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है। इसी से अब आप क्या करेंगे, दूसरे मीडियम को, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एयर ना रख करके, सेकंड केस में ये Q1
ये Q2 सेम केस रख रहे हैं, ठीक है, सेम चार्ज यहाँ पे भी डिस्टेंस जो था आपका d मीटर का वही है, सेम डिस्टेंस, कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा है, बस मीडियम को मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे एयर था, मान लेते हैं यहाँ पे मैं ऑयल यूज कर रहा हूँ। मीडियम के रूप में क्या क्या यूज कर सकते हैं, ऑयल हो गया, रबर हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, माइका हो गया, ठीक है, बहुत तरीके का मीडियम होगा भाई, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे एयर के जगह ऑयल यूज कर दिया, ठीक है, समझ गए। अब ऑयल यूज कर दिया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑयल को इस एयर से या फिर कहिए वैक्यूम से कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि एयर के केस में अगर 8.854 इंटू 10⁻12 ये मेरा एक तरीके से इतना आ रहा था, तो ऑयल के केस में कितना आ रहा है, उससे ज्यादा आएगा या फिर उससे कम आएगा, ये हम लोग को मेजर करना होता भाई, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका फर्स्ट केस में था। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट केस में यहाँ पे इसको पहला मैं समझाता हूँ, न्यू पेज पे आता है। ये जो ER है रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमेशा क्या होता है, इसको कंपेयरिंग बोलते हैं। रिलेटिव मतलब क्या, अब दो बॉडी को कंपेयर कर रहे हैं, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं हमेशा। तो किससे कंपेयर करेंगे, एयर या फिर वैक्यूम से, तो E0 हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। अब किससे आप कंपेयर करें, जब फर्स्ट केस में मैंने क्या लिया हुआ था, एयर लिया हुआ था एज ए मीडियम, तो ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, E एयर, और मैंने आपको बताया कि वैक्यूम लीजिए या फिर एयर लीजिए, यानी E0 का वैल्यू किसके लिए था, ये एयर के लिए और वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे भी तो एयर यूज कर रहे हैं, तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा आपका, यानी जो वैल्यू E0 का होगा वही आपका एयर के लिए भी हो जाएगा, यानी 8.854 10⁻12, तो दोनों एक सेम ही है, दोनों कट जाएगा, कट के क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर हुआ, यानी ER जो होगा, रिलेटिव परमिटिविटी जो होगा फर्स्ट केस के लिए यहाँ पे, क्योंकि एयर ही था ना, एयर को ही एयर से कंपेयर किया हुआ है हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा, 1 लिखेंगे हम लोग हमेशा। क्लियर हो गया, ER यहाँ पे 1 होगा। लेकिन सेकंड केस में हम लोगों ने ऑयल यूज किया हुआ है। सेकंड केस पे आते हैं थोड़ा सा। सेकंड केस पे जो ER होगा ये क्या हो जाएगा, E0 जो कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और इसको हम लोग कंपेयर करें किससे, E ऑयल से। ऑयल का जो भाई परमिटिविटी होता है वो अलग होगा हर एक मीडियम के लिए। मीडियम मतलब मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पे, ग्लास का अलग होगा, रबर का अलग होगा, माइका का अलग होगा, तो सब याद करना पड़ता है, वो स्टैटिक वैल्यू होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये नीचे में जो वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 8.854 समथिंग, ठीक है, और ऑयल का आपका दिया होगा, चार्ट आता है उसका पूरा, ठीक है। तो उसमें जब वैल्यू पुट कीजिएगा, ऑयल का हमेशा ज्यादा होता है भाई, ठीक है, मतलब ये तो काफी माइनस में है ना, काफी कम है, वो बहुत छोटा है, 10⁻−12 है, समझ रहे बात को। ऑयल का जो होगा आपका करीब 4 या 5 होगा, ठीक है, इसके इस तरीके से आपका लाई करता है, ठीक है। तो जब भी आप इसका निकालिएगा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1। ER जो होगा एयर के अलावा किसी अदर मीडियम में हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे आपने एयर यूज किया तो दोनों सेम वैल्यू था, ये और ये कट गया, वैक्यूम और एयर कट के यहाँ पे 1 आ रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी ER का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है हमेशा। लेकिन एयर के अलावा कोई अदर मीडियम यूज कीजिएगा, ऑयल, पेपर, माइका, रबर, कुछ भी यूज कीजिएगा, तो जो ER, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है बड़ा हो चुका है ना, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हमेशा क्या आएगा आपका वैल्यू, ग्रेटर देन 1 आएगा। ओके, यानी जो आपका सेकंड केस था, यानी जैसे ही आपने मीडियम चेंज किया, यानी जैसे ही आपने एयर को हटा करके ऑयल यहाँ पे डाला, इस पॉइंट पे जैसे ही आपने ऑयल डाला, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, क्या हो जाएगा, Q1 Q2, चार्ज तो सेम है, दोनों जगह सेम रहेगा। 4π यहाँ पे भी है, वैसे का वैसे रहेगा, E0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी था, वैसे रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो ER होगा भाई, और डिस्टेंस वही था d मीटर स्क्वायर, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस मीडियम चेंज किया हम लोगों ने। तो जो ER है, क्योंकि ऑयल यूज करने से ER का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 से बड़ा होगा। यहाँ पे क्या था, 1 था एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मान लेते हैं 2 हो गया, फिर कहिए 3 हो गया, फिर कहिए 4 हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को, ये फर्स्ट केस के लिए था जब एयर यूज किया था हम लोगों ने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एयर, और जब हम लोग यहाँ पे ऑयल यूज किया है। ओके, तो सीधी सी बात है भाई, ऊपर का न्यूमरेटर सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, दोनों जगह 4π यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, E0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है।
डी स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ई आर। ठीक है, ई आर पे ही आपका डिपेंड कर रहा है। ओके, यानी यहाँ पे ई आर क्या हो गया, बढ़ गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चाहे तो मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, पूरा पूरा डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज हो जाएगा। और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया तो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन जो होगा वो एक तरीके से डिक्रीज हो जाएगा। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यानी यहाँ पे आपका निचोड़ यही आता है भाई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब आप मीडियम चेंज करेंगे दो चार्जेस के बीच में, एयर के अलावा कोई अदर मीडियम लाते हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, आप इस तरीके से दिखाता हूं, ये क्या था आपका, या फिर रिपल्सन होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, इन्वर्सली था। तो जब मीडियम चेंज कर रहे तो अभी बताया मैंने कि ईआर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। एयर के लिए 1 होता है, लेकिन एयर के अलावा और कोई लाइए तो बड़ा हो जाएगा, 1 से 1 बड़ा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक बड़ा हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन आपका कम हो जाएगा। यानी ये फोर्स को ही घटा देता है। लेकिन परमिएबिलिटी के अंदर क्या था, परमिएबिलिटी के अंदर भाई आपका जो मैग्नेटिज्म था उसको वो इनहेंस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, फोर्स को एक तरीके से कम कर दे रहा है। तो यही मैंने आपको बता दिया, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करता है हमेशा परमिटिविटी, ठीक है, अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया तो। और वहां पे क्या था कि मीडियम अगर चेंज कर रहे हैं, एयर कोर से अगर आप आयरन कोर में आ रहे हैं, यानी आयरन एज अ मीडियम वहां पे चेंज कर दिया आपने, तो ऑटोमेटिक फ्लक्स आपका यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने एयर को हटा के कोई अदर मीडियम यूज कर लिया, रबर, पेपर, माइका, ऐसा कुछ भी, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अब आप बोलिएगा यहाँ पे आप कुछ यूजलेस क्वेश्चन कीजिएगा कि रबर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, आयरन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए भाई आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना पड़ेगा, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। स्टैटिक चार्ज जब भी पढ़िएगा तो दो प्लेट के बीच में हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन रखना पड़ेगा, इंसुलेटर डालना पड़ेगा। इंसुलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं एक तरीके से। ओके, डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या, ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक ही ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, उससे ज़्यादा अगर आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो ये कंडक्टर बन जाएगा। ओके भाई, इंसुलेटर डालिए तभी तो स्टैटिक चार्ज बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक रहेगा और इसमें नेगेटिव चार्ज स्टैटिक रहेगा, ठीक है। तो इनके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज़ करेंगे, इंसुलेटर यूज़ करेंगे, माइका हो गया, रबर हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, ये सब यूज़ करेंगे। ओके, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा परमिटिविटी क्या होता है और परमेबिलिटी क्या होता है। अब हम लोग इतना सीखने के बाद थोड़ा सा एमसीक्यूज पे आते हैं। दो तीन एमसीक्यूज करवा देता हूँ भाई, उसके बाद हम लोग इस सेशन को बंद करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी लंबा हो गया होगा मेरे ख्याल से। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, या फिर ये चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा हो, टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस वेरीज, मतलब ये कूलम्ब्स लॉ यूज किया गया है। एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, और इनके बीच में सेपरेशन है मान लेते हैं, और डिस्टेंस r मीटर का है समथिंग। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ द फोर्स बिटवीन, तो किस पे होगा, तो आपको ऑलरेडी पता है जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा ये किसके ऊपर होता है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। तो 1/r² हो जाएगा, यानी d फॉर डॉग हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर। या फिर कहिए आपके बुक में कुछ इस तरीके का दिया होगा, ये 1/r है तो 1/r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r का पावर -2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपके ऑप्शन में देता है, तो इसे आपको पता होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जो मैंने आपको इतना बड़ा कॉन्सेप्ट सिखाया है उसके लिए क्वेश्चन है आपका, द टू चार्जेस, दो चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, दोनों के बीच में सेपरेशन मेंटेन किया हुआ, डिस्टेंस मेंटेन किया गया है। अ ब्रास सीट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, मतलब वही आ गया परमिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया भाई, कि पहले एयर था, अब हम लोगों ने ब्रास सीट को एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया दोनों के बीच में। यानी मैंने आपको बताया कि एयर के अलावा कोई भी अदर मटेरियल यूज करते हैं आप, कोई भी अदर मीडियम यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिक जो ER होगा, रिलेटिव परमिटिविटी होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा। ओके, ER जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब क्या, ये जो आपका नीचे का डिनोमिनेटर है ये बढ़ गया और ये बढ़ गया, तो ऑटोमेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर रिपल्सन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, B फॉर बॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई,
विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन विल बी स्टडी अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में? सीधी सी बात है, लाइटनिंग रॉड हो जाएगा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, लाइटनिंग रॉड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज। भाई यहाँ पे रिलेटिव बोला है, ध्यान से समझिएगा, रिलेटिव ई आर क्या होगा एयर के लिए, ये हो जाएगा आपका ई एयर डिवाइडेड बाय ई नॉट। और मैंने आपको बताया कि ई नॉट कुछ नहीं, एयर और वैक्यूम दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो एयर बटा एयर क्या हो जाएगा आपका, कट करके 1 आएगा हमेशा, यानी यूनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल इज 10, इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी विल बी। तो अगेन यहां पे आ जाते हैं, ये फॉर्मूला बस याद रखना भाई, ई आर बोल दिया, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल इज 10, यानी ई आर का वैल्यू आपका 10 दिया हुआ है यहाँ पे, बराबर इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यहाँ पे ई नॉट, ये हमेशा बताया मैंने आपको कांस्टेंट वैल्यू होता है, समझ रहे बात को, कितना होगा 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 फराड मीटर, ठीक है। यानी ई नॉट के बारे में पूछा था, पैसे लगा दिए 8.85 इंटू यहाँ पे -12 होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। और वही अगर आपका यहाँ पे बोलता कि जो आपने मीडियम यूज किया है उसका बताइए, तो यहां से क्या हो जाता, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते तो आपका ई मीडियम निकल जाता। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा नहीं था, बस आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी पूछा गया, तो वही आपका यहाँ पे मैंने बताया। अगला बोलता है अनदर नेम फॉर रिलेटिव परमिटिविटी, यानी ई आर के बारे में बोल रहा है। रिलेटिव परमिटिविटी अलग नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको कांस्टेंट क्यों बोलता है भाई, देखिए जैसे रिलेटिव परमिटिविटी यानी ई आर बराबर आपका ई नॉट डिवाइडेड बाय ई मीडियम होता है। तो किसी भी मटेरियल के लिए, जैसे ग्लास यूज कर रहे हैं, रबर यूज कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने मीडियम की तरह ग्लास यूज कर लिया, राइट, तो भाई ग्लास का कुछ होगा परमिटिविटी, आपको बताया मैंने, ये चार्ट मिलता है इसका, चार्ट पे आपको देख के यहाँ पे पुट करना होगा। तो जब भी ऊपर का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स है, ग्लास के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा ना, और ई नॉट भी आपका हमेशा फिक्स है, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। जैसे मान लेते 3 आ गया, फिर 4 आ गया, समथिंग आ गया, तो ये जो वैल्यू आएगा हमेशा हर एक मीडियम के लिए वो कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर हुआ। कांस्टेंट वर्ड क्यों यूज होता है यहाँ पे। अगला देखिए क्या बोलता है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मोस्ट मटेरियल लाई बिटवीन। मैंने आपको बताया अभी कि एयर अगर आप यूज करते हैं तो एयर के लिए हमेशा 1 होता है, लेकिन एयर के अलावा कुछ और यूज कीजिएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये हमेशा भाई लाई करेगा आपका 1 और 10 के बीच में, ठीक है, 1 और 10 के बीच में आपका हमेशा लाई करेगा। ग्लास यूज कीजिए, रबर यूज, ग्लास का ऐसे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो 1 और 10 के बीच में ही लाई करता है ये। क्लियर। अगला बोलता है when the relative permittivity of a medium is increased, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ई आर अगर आपका बढ़ गया, ई आर अगर आपका बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ गिवन डिस्टेंस, ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक, ये अगर बढ़ गया तो ये आपका घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगला क्या बोलता है, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट, मतलब दो चार्ज है Q1 Q2 दोनों बीच में डिस्टेंस है। इफ अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन देम द फोर्स बिटवीन, सीधी सी बात है भाई, मीडियम हम लोगों ने चेंज कर दिया, ग्लास लेकर के आ गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ई आर बढ़ जाएगा, ई आर बढ़ गया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये 1/, होता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी सी हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन बोलता है देयर आर 2 चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। देखिए क्या बोला, इसको समझाता हूं मैं आपको, इसके लिए हम थोड़ा सा बोर्ड पे आता है भाई। देखिए बोल रहा है कि 2 चार्ज है, एक मान लेते हैं Q1 है 1 माइक्रोकूलम का है, दूसरा है आपका Q2, ये बोलता है 5 माइक्रोकूलम का है। अब बोलता है भाई कि दोनों के चलते जो फोर्स लगेगा एक दूसरे के ऊपर उसका आपको रेशियो बताना है। देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको रेफरेंस लूं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस चार्ज के चलते भाई इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा होगा रिपल्सन का इस डायरेक्शन में, यानी ये वाला जो चार्ज है ना इस चार्ज को धक्का दे रहा होगा उस डायरेक्शन में, ठीक है। कितने फोर्स से धक्का दे रहा होगा, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2
डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर। अब यहाँ पे कोई मीडियम बताया नहीं तो एयर यूज करेंगे हमेशा डिफॉल्ट में, और जो भी डिस्टेंस हमारे डी मीटर का स्क्वायर है, ये फोर्स लगेगा। ठीक है, इस चार्ज के चलते इस पे यानी Q1 के चलते लग रहा है फोर्स Q2 के ऊपर। अब हम लोग सेकंड केस में थे, अब ये जो Q2 चार्ज है, ये Q2 चार्ज के चलते भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा ना इस डायरेक्शन में। Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा Q1 के ऊपर इस डायरेक्शन में। कितने फोर्स से लगा रहा होगा? F इक्वल टू किसके चलते हैं? Q2 के चलते। किसके ऊपर? Q1 के ऊपर। क्या लगेगा यहाँ पे? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट ई आर डी स्क्वायर। अब देखिए तो दोनों फोर्स बराबर है कि नहीं बराबर है? बोलिए। अब इन दोनों का रेशियो अगर आप लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या आएगा? 1:1 का आएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 1:1। ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, ए का हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा 1:1। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, इट्स रेडियस। रेडियस हमेशा भाई इंक्रीज होगा। कैसे होगा थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। इंक्रीजेस, देखिए फिर से इसके लिए बोर्ड पे आता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन रहने देते क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, बाकी का एमसीक्यूज हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़िएगा तो इसमें आपको बताया जाता है कि अगर आपको कोई बॉडी को चार्ज करना है ना, जैसे आपने देखा होगा भाई एग्जाम्पल के रूप में, आप जब 11th-12th का या फिर जूनियर क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक पढ़िएगा उसमें बताया जाता है कि मान लेते हैं मेरे पास ये ग्लास रड है, ठीक है, कांच का ये रड है इस तरीके का, और इसको जब मैं सिल्क के कपड़े से रब करूंगा इस तरीके से तो ऑटोमेटिक ये जो ग्लास रड होगा ना ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? सिल्क वाले कपड़े पे चला गया, तो इसमें बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक ग्लास रड है जिसको मैंने रब किया हुआ यानी पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का हैंडल लगा रखा है। प्लास्टिक का हैंडल इसलिए लगा रखा है भाई ताकि जो चार्ज है ना ये मेरे हाथ में आकर के ग्राउंड में ना चला जाए, क्योंकि अगर आपने या फिर कहिए जैसे इसको न्यूट्रल करना है तो यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब मान लेते हैं यहाँ पे अगर मैं लोहा का अगर हैंडल डाल देता और इसको जब मैं अपने हाथ से पकड़ता इस तरीके से, मान लेते मैं हूँ और ये मेरा पैर क्या है जमीन में सटा हुआ है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बताया मैंने आपको, अर्थ जो है सिंक भी है और सोर्स भी है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा अर्थ से या फिर कहिए मेरे बॉडी से होते हुए, क्योंकि पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन क्या हो नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? ये खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इसके अंदर घुसने लगेगा। ठीक है, यानी ये इसको न्यूट्रल कर देगा। ठीक ना, तो ऐसा सिचुएशन ना हो, यानी मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, ये हमेशा चार्ज की तरह ही बिहेव करे, पॉजिटिव चार्ज की तरह ही बिहेव करे। तो यहाँ पे क्या करना होगा? मेरे को इंसुलेटर का यानी प्लास्टिक का हैंडल डालना होगा, ठीक है, ताकि ये हमेशा पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज बना हुआ रहे। क्लियर? अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो तरीके से आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। एक है आपका कांटेक्ट, ठीक है, यानी कंडक्शन, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड मतलब क्या? कांटेक्ट होगा भाई, ठीक है, कंडक्शन मेथड। और एक होता है आपका इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड मतलब क्या? यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं होगा, इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो कांटेक्ट मेथड मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये एक बॉडी है और इसको मैंने इंसुलेटर पे रखा हुआ है। इंसुलेटर पे इसलिए रख रहा हूं मतलब ये प्लास्टिक का है, ये स्टैंड टेबल है, लकड़ी का टेबल पे रखा हुआ मैंने, ये बॉडी है मान लेते कुछ, ठीक है। तो अभी अगर यहां पे मान लेते वही मेरे पास जो ग्लास था, चार्ज जो ग्लास था प्लस 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 प्लस, इसको अगर मैं इसमें सटाऊंगा, टच करवाऊंगा, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है भाई ऊपर में, थोड़ा कलर चेंज करते हैं भाई, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था आपका यहाँ पे, ये पहले क्या होगा? जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा इसमें, सही बात है। लेकिन जैसे ही मैंने ये पॉजिटिव रड को लाया तो जो नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करेगा इसमें, यानी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। और जैसे ही हम लोग फिर इस ग्लास रड को हटाएंगे तो इस बॉडी के अंदर क्या बचेगा? इस बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा।
क्लियर हुआ? और इसको मैंने लकड़ी के स्टैंड पे रखा हुआ है ताकि इलेक्ट्रॉन नीचे से इसके अंदर आ ना सके। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड, मतलब कांटेक्ट होना चाहिए, दोनों को हटाया मैंने तब जाके ये बॉडी क्या होगा, चार्ज हो गया। ओके, इनडायरेक्ट मेथड में यानी इंडक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक है। अब स्फेयर सीधी सी बात है, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, यानी न्यूट्रल होगा, ये सही बात है। अब देखिए मैंने क्या किया, इसके बगल में एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर के आया, नेगेटिव चार्ज बॉडी है ये। ओके, नेगेटिव मतलब क्या, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल रखा है मैंने। तो सीधी सी बात है भाई, इस सिचुएशन में क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज था इधर, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं अंदर का, ये इधर आ जाएगा। देखिए पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इधर अलाइन हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज क्योंकि रिपेल करेगा तो नेगेटिव चार्ज पूरा पूरा इधर हो जाएगा, सही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस बॉडी को ग्राउंड कर दे रहा हूं, अर्थ से जोड़ दे रहा हूं। तो जो क्योंकि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो रिपेल करेगा, यानी एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होगा कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इस स्फेयर के अंदर, मेटालिक स्फेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। क्लियर हो गया? और ये सब ज्यादातर इधर दिखा देता हूं क्योंकि मेरा अभी जो बॉडी है इन दोनों बहुत बीच में कांटेक्ट नहीं है भाई, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे ही मैं इस बॉडी को हटाऊंगा, इस ग्लास रड को हटाऊंगा यहां से, जैसे ही ये हटा यहां से भाई, तो ये जो अंदर का जो चार्ज है ना, क्योंकि ये प्लस प्लस चार्ज है पूरा पूरा, तो ये रिपेल करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा, तो सब क्या हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सरफेस पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इस तरीके से। भाई रिपेल करेगा ना, तो रिपेल कहाँ आ जाएगा, रिपल्सन करने का, जैसे ये रूम है अपने आप में, ठीक है। अब रूम में अगर आपने पॉजिटिव चार्ज को रखा हो तो सीधी सी बात है, सारा का सारा चार्ज क्या हो, दीवार का किनारा किनारा पकड़ लेगा, सब दूर दूर भागने लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया मैंने आपको। अब ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आ गया, तो ये हमेशा क्या करेगा, ये और दूर दूर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे पे क्या कर रहा है, रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये एक दूसरे पे रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, तो ओवरऑल क्या करेगा, ये इस स्फेयर के सरफेस के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगाने लगेगा। क्लियर हुआ? अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अपने जो सोप का बबल होता है, साबुन का जो बुलबुला होता है भाई, जैसे मान लेते हैं साबुन का एक तरीके से बुलबुला है, ठीक है, सोप का बबल है। अब इसको जैसे ही मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है कि पूरा पूरा जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरा पूरा सरफेस पे आ जाएगा, और सरफेस पे आते ही क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करे, तो हमेशा ये जो सोप का बबल है इसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसका साइज हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और वही अगर हम लोग इसको पॉजिटिव चार्ज करते तो उस केस में भी आपका इसका जो साइज होता ये बढ़ता ही। तो साबुन के बुलबुले को अगर आप पॉजिटिव चार्ज दें या फिर नेगेटिव चार्ज दें, तो दोनों के केस में इसका जो साइज होगा वो हमेशा बढ़ेगा, हमेशा एक्सपेंड होगा। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, इंक्रीज। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता था, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर विथ कांस्टेंट चार्ज इन एयर एंड इन अ मीडियम। देखिए दो केस लिया हुआ है भाई यहाँ पे, एक बोलता है एयर के केस में लेंगे और दूसरा बोलता है कोई मीडियम ले लेंगे, रबर, पेपर, माइका, ग्लास, कुछ भी। और यहाँ पे क्या है, दो स्फीयर है मेरे पास, दो छोटे छोटे स्फीयर है, चार्जेस के स्फीयर है। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये मान लेते हैं मेरे पास स्फीयर है Q1, दूसरा मान लेते हैं मेरा है Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R और मीडियम है यहाँ पे एयर। फोर्स क्या लगेगा, Q1 Q2, अब पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो फोर्स कौन सा लग रहा है इससे हम लोग मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन, और ER की जगह यहाँ पे हम लोग 1 यूज करेंगे क्योंकि एयर यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर R हो जाएगा। सेकंड केस में क्या बोला है कि यहाँ पे हम लोग एयर ना यूज करके, Q1 है Q2 है और यहाँ पे कोई मीडियम यूज कर लेना भाई, जैसे मान लेते हम लोग ऑयल यूज कर रहे हैं या फिर कहीं रबर यूज कर रहे हैं, कुछ भी। तो इस केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन
और यहाँ पे जो ER होगा ये अब 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 कब था जब एयर यूज कर रहे थे, ये ER हमेशा 1 से बड़ा होगा और ये हो जाएगा r²। ठीक है, क्लियर हुआ। अब दोनों का रेशियो ले लेंगे, फोर्स का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, जब आप रेशियो लेंगे, दोनों का जब रेशियो लेंगे भाई इस तरीके से, तो ये वाला वैल्यू ऊपर आ जाएगा और ये जो इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है यहाँ पे k वैल्यू दिया हुआ है, यानी ग्रेटर देन 1 होगा तो उसका वैल्यू यहाँ पे k मान रखा है। k कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब ग्रेटर देन हमेशा 1 होगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला वैल्यू ऊपर आएगा 4 पाई E0, ER का जगह यहाँ पे k लिखा हुआ क्वेश्चन में आपके r²। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा Q1 Q2, तो अब इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा, r² कट जाएगा, r² कट जाएगा, तो बचा क्या F1 बटा F2, यानी एयर के केस में F एयर और F मीडियम, क्या बचा ये बचा K:1। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं K:1, ये आपका रेशियो आएगा K:1, यानी D फॉर डॉग। क्लियर हुआ। 13 नंबर पे क्या है, अब भाई इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। 12 क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। आई होप कि आपके लिए काफ़ी इजी रहा होगा और इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे पूरा कवर कर लेंगे।